हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हमने जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी शामिल किया और उस पैटर्न पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नए क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं जो अदर स्टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना, तो जो आपका 15 यूनिट का सिलेबस है उसे अच्छे से कंप्लीट करना। उसमें जितने भी टॉपिक्स है उस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मैंने रेडी किया हुआ है। हर एक टॉपिक को डिटेल कवर करते हुए 3000 से ज्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी। आपको पता होगा एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर स्टेट फॉर बीपीएससी एग्जाम। मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर रेडी किया हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे आपको पता चलेगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। साथ में आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे आर्ट्स स्टेट का। कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स बीपीएससी वालों के लिए जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर और आपका साइकोलॉजी का कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स। साथ में जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, आर्ट्स ऑफ टीचिंग अदर स्किल प्लस आपका साइकोलॉजी 100 मार्क्स का। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 500 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा किस टॉपिक पे फोकस करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और ज्यादा बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अवलोकन योग्य व्यवहारों और पर्यावरण के उन व्यवहारों पर प्रभाव पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है मानवतावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक या जैविक दृष्टिकोण। आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना, क्योंकि आपको पता होगा नवरात्रि का सीजन है और जो मेरा घर है जस्ट जहाँ पर पंडाल है जस्ट पास में मेरा घर है, तो साउंड थोड़ा सा इशू होगा। लेकिन आपका एग्जाम पास में है इसलिए मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कोई क्लास मिस हो, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना। और क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो भी आंसर बी कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, ठीक है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं? जीन पियाजे के मैंने 4 स्टेज कल आपको बताए भी थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेंसरी, जिसका टाइम ऑफ पीरियड 0 से 2 होता है। प्री ऑपरेशनल 2 से 5। कंक्रीट आपको 2 से 7 कहीं मिलेगा, कहीं से 5 मिलता होगा, ठीक है। 7 से 11 कहीं कहीं पे 5 से 11 आपको मिलेगा। साथ में फॉर्मल औपचारिक 11 से 15, ठीक है। ये आपका स्टेज ऑफ पीरियड हो गया जीन पियाजे का, जिसमें मैंने एज ऑफ टाइम पीरियड भी मैंने मेंशन इसमें कर दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन से कंक्रीट इवेंट लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात की जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो बहुत लोग का आंसर डी और सी आ रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, डी आंसर तब होता जब इस क्वेश्चन में कंक्रीट की जगह आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि बिना कोई ठोस चीज सामने देखे बिना आप उस चीज को इमेजिन करते हो, ख्याल सोचते हो उसके बारे में। मान लो कि मैंने अगर आपसे कह दूं कि नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी आपके सामने नहीं है, आप उन्हें इमेजिन करोगे, उनके बारे में आप सोचोगे, वो आपका होगा अब्स्ट्रैक्ट। अगर मैं आपसे कह दूं पेन, पेंसिल, मोबाइल, तो मोबाइल आपके सामने कंक्रीट हो गया, जो चीज आप टच कर पाओ उसे कहते हैं कंक्रीट।
तो क्वेश्चन में बात की जा रही है कंक्रीट के बारे में, उसके बारे में, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में, तो इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम ऑफ पीरियड 7 से 11 होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, वो मानसिक विकार क्या कहलाता है जिसमें उन्माद और अवसाद के वैकल्पिक दौर होते हैं? पहला ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना। जब आप पेपर देने जाओगे आपको 100% आपको प्रॉफिट होगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो बहुत लोग आंसर बी आ रहा है, जो कि राइट आंसर होगा। बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है? तो बाइपोलर डिसऑर्डर एक व्यक्ति उन्माद जैसे कि अत्यधिक उत्साह और अवसाद मतलब होता है गहरी उदासी, दोनों के बीच वैकल्पिक दौर से जो गुजरता है उसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, आपको बताना है कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान में हीनता जटिलता की अवधारणा किसने विकसित की है? पहला ऑप्शन सिगमंड फ्राइड, एल्फ्रेड एडलर, कार्ल जूंग, कॉरेन हॉर्नी। तो बहुत लोग का आंसर कॉल जूंग एल्फ्रेड एडलर आ रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड एडलर, जिन्होंने हीनता जटिलता की अवधारणा दी, जिसमें व्यक्ति अपने कथित जितने भी कमियां होती हैं उनके कारण हीनता महसूस करता है और इसे दूर करने की प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, और सांख्यिकीय माप क्या कहलाता है जो कि डाटा बिंदु के माध्यम से आसपास फैलाव को दर्शाता है? देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर का, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। बात कीजिए अब प्रश्न डेटा बिंदु के बारे में, तो उसका जो मध्य होता है उसके फैलाव को मापता है, जो कि एक मानक विचलन का वर्ग कहलाता है, और इसकी जो डाटा होती है वो वेरिएंट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वो शिक्षण का प्रकार कौन सा है जिसमें दूसरों को देखकर व्यवहार अर्जित किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है क्लासिकल, ऑपरेंट, ऑब्जर्वेशनल, लैटेंट। मैंने कई बार आपको डिटेल में बताया हुआ है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसका जन्मदाता आपके यॉन पॉलों को माना जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के जन्मदाता स्किनर को माना जाता है, और जो आपका क्वेश्चन 36 का राइट आंसर होगा अवलोकनात्मक शिक्षण होगा, जिसके जन्मदाता आप बता सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अल्बर्ट बंडूरा होगा इसके जन्मदाता, जो कि उनके अपने सिद्धांत में ये बताते हैं कि जो भी चीज़ हम नकल व्यवहार को देखकर सीखते हैं उसे कहते हैं अनुकरण कहना। ठीक है, एक होता है आपका लैटेंट लर्निंग, इसे याद रखना। क्वेश्चन 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में समय के साथ परीक्षा के परिणामों को स्थिरता को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, मानकीकरण या वस्तुनिष्ठता। जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूं क्वेश्चन 37 का, मान लो कि कोई ऐसा क्रिकेटर है जो हर मैच में एक शतक मारता है, मतलब कोई भी मैच हो लेकिन हर मैच में उसका स्कोर 100 है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे विश्वसनीयता, मतलब हर परिणाम में, हर परीक्षण में बार बार किए जाने वाला समान परिणाम मिलता हो, उसे कहते हैं इस उसकी जो स्थिरता होता है उसको दर्शाने कार्य करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, आपको बताना है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य रूप से मनोदशा नियमन से जुड़ा हुआ है जो अक्सर और साथ में शामिल होता है? पहला ऑप्शन डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलाइन या गाबा। क्वेश्चन अगर हिंदी में ना पूछ समझ में आए, ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन आसानी से आप समझ पाओगे। देखो ऑलरेडी मैंने हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जाकर आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो हमारा साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट में उसमें जब जाओगे तो हर एक टॉपिक पे मैंने टॉप 30 क्वेश्चन का सेट बनाया हुआ है, जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरोटोनिन। होता क्या है? तो सेरोटोनिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि आपके मनोदशा
नियमन में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके असंतुलन, अवसाद और चिंता जैसे विकारों से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उदाहरणों के आसानी से दिमाग में आने के आधार पर डिसीजन लेने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चिकित्सा व्यक्तिगत विकास और आत्म संस्कार पर जोर देती है जो कि क्लाइंट के व्यक्तिपरक अनुभव पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन मनोविश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी व्यवहार चिकित्सा, मानवतावादी चिकित्सा या संज्ञानात्मक चिकित्सा। तो बहुत लोग आंसर बी आ रहा है, जो कि आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मानवतावादी चिकित्सा। मानवतावादी चिकित्सा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानवतावादी चिकित्सा के जन्मदाता कौन है, इसके बारे में ज्ञान देने वाले कौन है? तो नाम याद रखिएगा, कॉल रोजर्स, जिन्होंने व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार पर काफी ज्यादा जोर देते हैं और क्लाइंट के अनुभव को काफी ज्यादा महत्व देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपको बताना है कि संवेदी जानकारी को अर्थपूर्ण पैटर्न में व्यवस्थित करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है संवेदना, अवबोध, ध्यान या स्मृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिसेप्शन। होता क्या है, तो अवबोध संवेदी जानकारी को अर्थपूर्ण पैटर्न में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि मान लो कि अगर आप कोई वस्तु देखते हो, उसको देखकर आप उसकी पहचान करते हो, उसे कहते हैं प्रिसेप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी स्मृति मॉडल सुझाव ये देता है कि जानकारी संवेदी अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति के माध्यम से संसाधित होती है? क्वेश्चन 43 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा मेमोरी पे, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो इस टॉपिक बनाया हुआ है, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और सेंसरी मेमोरी के बारे में डिटेल आपको टॉप 30 टॉप 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ये वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप टॉपिक वाइज जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन 43 टू का बहुत लोग आंसर सी बता रहे हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएगा बहुभंडार मॉडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्द को याद करने में कठिनाई ये जानते हुए भी कि वो मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं? देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई वर्ड होता है या कोई नाम होता है जो आपको याद होता है लेकिन आपकी जुबान पे नहीं आता है। ऐसा बहुत बार होता है, चाहे वो कुछ ऐसे किस्से हो, चाहे ऐसा कोई कहानी हो, चाहे कोई ऐसा नाम हो। बहुत बार ऐसा होगा जो आपको लगेगा अरे मेरे दिमाग, मेरे जीभ पे उसका नाम है, लेकिन उसका नाम सडनली आपको याद नहीं होता। उसे कहते हैं जीभ की नोक पर होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह जीवंत स्मृतियों के आधार पर घटनाओं की संभावना को अत्यधिक आंकता है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 आपको बताना है कि विशिष्ट उद्दीपकों पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों को अनदेखा करने की क्षमता क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है सेलेक्टिव अटेंशन, डिवाइडेड, सब्सटेंड या एग्जीक्यूटिव अटेंशन। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल होता है कि आप 10 लोगों को देखते हो, लेकिन 10 लोगों में से किसी एक का चेहरा आपको हमेशा याद रहता है, या फिर इतने भीड़ भाड़ जगह पे एक किसी का आवाज़ आपको याद रहता है। ऐसे प्यार में आप कह सकते हो कि बहुत लोग का
बहुत लोग एक से बढ़कर स्मार्ट लोग आपके सामने आ जाए, लेकिन जिसको आप पसंद करते हो उसके आगे जितना भी कोई स्मार्ट हो वो पसंद आपको नहीं आएगा जिसे आप पसंद करते हो। उसे कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 आपको बताना है कि कौन से शिक्षण प्रक्रिया में बार बार उद्दीपक के संपर्क में आने से प्रतिक्रिया में कमी आती है। पहला ऑप्शन है अभ्यास, संवेदनशीलता, सामान्यीकरण या भेदभाव। इसका भी एक बेहतरीन मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन से शिक्षण प्रक्रिया में बार बार उद्दीपक के संपर्क में आने से प्रतिक्रिया आपकी कम हो जाती है। ऐसे जगह पे आप चले जाओ जहाँ पर बहुत साउंड होता है। जब आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको लगेगा कितनी यहाँ पर साउंड हो रही है, आपको इरिटेट फील होगा, आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका वहाँ पर जॉब हो जाता है तो आपको डेली डेली उस जगह पे जाने से और शोर की आवाज़ सुनने से आपको आदत पड़ जाता है। उसे कहते हैं कि अभ्यास में जितनी बार बार उद्दीपक के संपर्क में आओगे उस पर आपकी प्रतिक्रिया कम हो जाएगी, जैसे कि आपके शोर की आदत पड़ना। तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 आपको बताना है कि किसने प्रेरणा के अपेक्षा सिद्धांत का प्रस्ताव रखा जिसमें प्रयास, प्रदर्शन और परिणाम पर जोर दिया गया। तो पहला ऑप्शन है एब्राहम मैस्लो और दूसरा ऑप्शन है विक्टर ब्रूम। तो मैंने आपके लिए टॉप 50-50 का ऑप्शन रख दिया। मैंने दो ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर होगा। तो बताइए क्वेश्चन 47 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 47 आसान इसलिए हो जाता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अब्राहम मैस्लो कभी भी प्रयास, प्रदर्शन और परिणाम पर जोर देते नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपके सामने बचता हुआ है विक्टम ब्रूम, जो कि उनका सिद्धांत में ये कहता है कि जो भी आपका प्रयास, प्रेरणा, प्रदर्शन परिणाम की अपेक्षा पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपको बताना है कि सनातन सनातन में किसी व्यवहार को कम करने के लिए पुरस्कार रोकने को क्या कहते हैं। पॉजिटिव रिफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट या विलोपन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आसानी से आंसर बता पाओगे। अगर क्वेश्चन हिंदी में ना समझ पाओ, एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को देखोगे तो आई थिंक आप राइट आंसर बता पाओगे काफ़ी आसानी से। देखो बहुत लोग का आंसर ए बी आ रहा है इसमें, इसलिए मैं बोला कि आप गलती इसलिए करोगे क्योंकि आप क्वेश्चन को देख रहे हो ऑपरेंट कंडीशनिंग या कुछ ऐसे। याद रखना कि जो आपका विलोपन होता है, कभी भी पुरस्कार रोकने से व्यवहार कम हो जाता है, उसे कहते हैं विलोपन, जैसे किसी व्यवहार को अनदेखा करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रेरणा आंतरिक कारकों जैसे व्यक्तिगत संतुष्टि या रुचि से उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसमें किसी का भी गलती आंसर आना नहीं चाहिए। 49 का आंसर मुझे बताओ क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन में देख लो इंटरनल फैक्टर पूछा हुआ है आपके पर्सनल रुचि को लेकर। तो इंटरनल से आप इस पे आ जाओ इंस्टिंक्ट मोटिवेशन पे, ठीक है। देखो बहुत लोग बच्चे क्या गलती करेंगे, इसमें सी पे आ जाते हैं। सी आपका नहीं होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 वो शिक्षण जो तत्काल शुद्धिकरण के बिना होता है लेकिन बाद में प्रदर्शित होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखो ऐसे बहुत सारे हम काम करते हैं जिसमें हमारा रिजल्ट उस टाइम नहीं दिखता। वो मेहनत अभी करते हैं लेकिन उसका फल हमें बाद में दिखता है, ठीक है। तो किसी बिना इनाम के लिए आप कोई काम सीख लेते हो, उसे कहते हैं आपका लेटेंट लर्निंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जिसका आपको फल बाद में मिलता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सी व्यक्तित्व सिद्धांत 5 प्रमुख लक्षणों जैसे कर्तव्य निष्ठा और सहमतता पर जोर देता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर होगा। मुझे बताइए क्वेश्चन 51 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, लक्षण सिद्धांत, ठीक है। जो कि 5 प्रमुख लक्षण होते हैं जिसे आप बिग 5
नाम से भी जानते हो। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कॉल रोजर्स के अनुसार व्यक्तिगत विकास और आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन अस्पष्ट छवियों का उपयोग करके अचेतन विचारों को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसने व्यक्तित्व को आकार देने में आर्केटाइप्स की भूमिका पर जोर देता है। इस क्वेश्चन को भी काफी याद रखना। सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जूंग, एल्बर्ट एडलर या बीएफ स्किनर। अगर क्वेश्चन में पूछ ले आर्केटाइप्स या सामूहिक अचेतन के बारे में कौन जोर देता है, तो एक ही नाम आएगा, कार्ल जूंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के स्थिर पैटर्न जो किसी व्यक्ति को परिभाषित करता है उसे हम क्या कहते हैं। क्या उसे हम स्वभाव कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं या चरित्र या दृष्टिकोण। तो याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं पर्सनालिटी, ऑप्शन नंबर बी। कोलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा चरण दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करने से संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या ऑटोमोनस स्टेज। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। उसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें कोलरबर्ग के पूर्व पारंपरिक चरण में बच्चे दंड से बचने या पुरस्कार के नियमों का पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, शिशु और देखभालकर्ता के बीच भावनात्मक बंधन को क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं छापांकन, लगाव, बंधन या सामाजिकरण। तो उसे कहते हैं अटैचमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के किस चरण में व्यक्ति उद्योग बनामहीनता के संकट का सामना करता है। मैंने कई बार आपको इस क्वेश्चन को बारे में बताया भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि एरिक्सन के अनुसार जो स्कूल आई होता है वो 6 से 12 वर्ष के बीच होता है, जिसमें बच्चे उद्योग बनामहीनता के संकट का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ओ प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में शामिल करते हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कि एक आपकी पुरानी जो नॉलेज है उस स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, आपको बताना है कि किसने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति पर भूमिका पर जोर दिया है। जीन प्याजे, लेव वगेट्सकी, एरिक एरिक्सन या लॉरेंस कॉलरबर्ग। क्वेश्चन में पूछा गया आपके कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो एक नाम याद रखिएगा, लेव वगेट्सकी का, जिन्होंने अपने सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति के जितने भी संज्ञानात्मक विकास है उनका आधार माना था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने टॉप 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप मुझे बता सकते हो कि आउट ऑफ 30 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है और आपको और कितनी मेहनत करनी है। अगले क्वेश्चन में हम 61 से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप को, तो जाकर ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। यहाँ पे क्लासेस का नोटिफिकेशन प्लस आपको जितने भी अपडेट आते हैं स्टेट या बीपीएससी को लेकर या किसी भी स्टेट में साइकोलॉजी की वैकेंसी आती है, हर ग्रुप में, हर इस ग्रुप में हम अपडेट न्यूज़ पोस्ट करते रहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो सिर्फ आपको 500 में कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको साइकोलॉजी से आपके सिलेबस अकॉर्डिंग 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर प्लस एनसीईआरटी अलग से मिलेगा आपको, थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट का, कंप्लीट आपको सब कुछ मिलेगा 500 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पे बात भी कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।